मुद्दे की बात, वो खबर जिस पे मैं आज नजर डालने जा रहा हूं कहीं भी नहीं मिली, किसी भी मीडिया हाउस से, किसी भी मीडिया चैनल से अभी तक वो ब्रेक नहीं हुई। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। बहुत अहम खबर जिस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही, पूरे मीडिया में एक तरह से खामोशी है। मैं एक बात करूंगा उस पुलिस ऑफिसर की जिसको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हिस्सा कश्मीर से, वादी से गिरफ्तार किया गया था। ये वो पुलिस वाला है जो आपकी स्क्रीन पे है, दविंदर सिंह, जो कि पकड़ा गया था दो खूनख्वार दहशतगर्दों को साथ लिए हुए गाड़ी में। अब ये तो वही जानता है या वो आईओज जानते हैं कि ये इन जो दहशतगर्द हैं इनको कहाँ लेके जा रहा था, जम्मू जा रहा था या दिल्ली जा रहा था, ये कहाँ जाने वाला था इसका हमें इल्म नहीं है। जब ये पकड़ा गया था तो उस वक्त पुलिस ऑफिसर ने बीबीसी को बताया था कि इस शख्स ने ये कहा था कि सर आप गेम में बगाड़ मत डालो, आप गेम मत बगाड़ो, ये बहुत ऊंचे लेवल का खेल है। दविंदर पर कोई भी चर्चा किसी भी न्यूज चैनल पर, वो न्यूज चैनल जो आपको राष्ट्रवाद यानी हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं, क्यों नहीं ये न्यूज ब्रेक क्यों नहीं हुई? खबर क्या आई है कि शोपियां का सरपंच है, इसका नाम है तारक अहमद मीर, 36 साल का, जो इसकी मदद कर रहा था, यानी दविंदर सिंह की मदद कर रहा था, डीएसपी की मदद कर रहा था, मुल्क के खिलाफ एक्टिविटीज में इनकी मदद कर रहा था। तारक अहमद मीर, तारक अहमद मीर मुसलमान और कश्मीर नहीं साहब। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में जब जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, अब तो खैर यूनियन टेरिटरी है, पंचायत चुनाव हुए थे, वो किसी पार्टी की टिकट पर नहीं हुए थे, मगर तारक अहमद मीर को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला था। तारक अहमद मीर अगर पीडीपी, एनसी या कांग्रेस या किसी और पार्टी के साथ जुड़ा होता तो न्यूज चैनल की तो बल्ले बल्ले हो जाती। मेरे कहने का मकसद है, अगर तारक मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, पीडीपी से अगर जुड़ा होता तो न्यूज चैनल्स ने उनकी तो बल्ले बल्ले हो जानी थी, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो चुका है। आम इंसान को क्या करना चाहिए सरकार पर सवाल नहीं उठा सकता। मीडिया तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया पाल घर पर डिबेट करते हैं, मगर ये सवाल नहीं उठाते कि पाल घर में जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मीडिया डिबेट इन तमाम मुद्दों पर करता है, मगर इस पर पूरी डिबेट क्यों नहीं होती? क्यों मीडिया इस मसले पर पूरी तरह से खामोश है? तो मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, वो डिबेट, जो डिबेट्स अधूरी रह जाती हैं। एक चैनल जो है वो डिबेट करा रहा है और उसका कोई निचोड़ जो है वो नहीं निकलता, तो ऐसी डिबेट्स में कुछ किराए के मौलाना भी जाते हैं। मैं उन तमाम मौलाना से ये कहना चाहता हूं, अगर आपको 5000 की जरूरत है, आपको एक शो का 5000 मिलता है, तो पूरी कौम को, पूरी इंसानियत को गुमराह मत कीजिएगा इन 5000 के लिए। वो 5000 आप अगर कहेंगे तो ये लोग आपको चंदा दे रहे थे तो दे देंगे। तो मैं बात कर रहा था दविंदर सिंह की। दविंदर सिंह को हम गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? और मुद्दा नंबर 2, तारक अहमद मीर पर खामोशी क्यों? क्या इसलिए कि उसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है? अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने कहा है आर्थिक परले आने वाला है।
कोरोना संकट की वजह से आर्थिक प्रलय आने वाला है, एक मुसीबत आने वाली है पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर। अब हम देखेंगे कि वो मुसीबत क्या है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो मोदी सरकार के जो मुनीम है, मोदी सरकार के पूर्व जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, आइए अपनी आप स्क्रीन पर देखें। की तुलना में लंबा लॉकडाउन ज्यादा लोगों के मरने का कारण बनेगा, क्योंकि लॉकडाउन से लोग भूख से मरेंगे। कोरोना वायरस भारत का नया सच है और इसे सामान्य हालात मानकर हमें आगे बढ़ना होगा। काम को वापस लौटना होगा और बीमारों और कमजोरों को सुरक्षित रखना होगा। विकसित देशों की तुलना में भारत की मृत्यु दर बहुत कम है। आगे क्या बोलते हैं नारायण मूर्ति? अगर देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो हमें अगले 2 से 3 साल तक हर हफ्ते 60 घंटे काम करना होगा। तो नारायण मूर्ति भी क्या कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर जारी रहा तो उससे भुखमरी से जो लोगों की मृत्यु होगी वो लॉकडाउन से कई गुना ज्यादा होगी। देखा जो विजुअल्स में कि पूर्व जो मोदी सरकार के मशीर थे, उन्होंने कहा कि संकट जो है वो कैसे एक प्रलय आने वाली है, आर्थिक प्रलय जो आने वाली है, लेकिन सरकार को कोई भी परवाह नहीं है। सरकार हर वक्त यही कह रही है ऑल इज वेल, सब ठीक है। तो जी हाँ, एक के बाद एक बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस जो हैं इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आपके जो आने वाली मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, वो बढ़ने वाली है कोरोना संकट को लेके, कोरोना वबा को लेके। आपकी स्क्रीन पे नारायण मूर्ति को मैं लाने जा रहा हूं, आप सुनिए नारायण मूर्ति जी का क्या कहना है। में लंबा लॉकडाउन ज्यादा लोगों के मरने का कारण बनेगा, क्योंकि लॉकडाउन से लोग भूख से मरेंगे। कोरोना वायरस भारत का नया सच है और इसे सामान्य हालात मानकर हमें आगे बढ़ना होगा। काम को वापस लौटना होगा और बीमारों और कमजोरों को सुरक्षित रखना होगा। विकसित देशों की तुलना में भारत की मृत्यु दर बहुत कम है। आगे क्या बोलते हैं नारायण मूर्ति? अगर देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो हमें अगले 2 से 3 साल तक हर हफ्ते 60 घंटे। मैं बात करूंगा SRO 24 की। तो नाज़रीन, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछला जो SRO 24 को लेके मेरा प्रोग्राम हुआ था उसमें जो गलती से SRO 202 लगा दिया गया था और वो कुछ टेक्निकी खराबी की वजह से वो लाइव जो है हमारा चल भी नहीं पाया था, इसलिए मैं आज ये दोबारा प्रोग्राम जो है वो बनाने जा रहा हूँ। SRO 24 की अगर हम बात करें तो इसमें यूथ का जो एजुकेटेड यूथ है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। SRO 24 को लेके एम्प्लॉयमेंट हुई थी, तो कहीं ना कहीं यूथ को जो है राहत की सांस मिली थी। लेकिन बदकिस्मती से अभी ये जो ऑर्डर आया है इसको रिवोक किया गया है। वो मुलाजमीन जो हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है उनकी अगर हम बात करें तो वो सड़कों पे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ज़िला राजौरी की अगर हम बात करें, वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज था, या सांबा की हम बात करें वहाँ का मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया हुआ है और जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत वो एम्प्लॉइज जो हैं वो सड़कों पे जो है वो धरना दे रहे हैं। लेकिन एक कल जो हमें देखने में आया है, एक अजीब सा मोड़ देखने में आया है, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं वो जूते भी पॉलिश कर रहे हैं और गाड़ियों को भी साफ कर रहे हैं एप्रन लगाकर। क्या ये जस्टिफिकेशन है? क्या ये जस्टिफाई करता है? तो मेरी ये जो गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये गुजारिश होगी कि ये जो एम्प्लॉइज़ हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें डिग्री होल्डर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, इनको कहीं ना कहीं आपने बहाल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये विजुअल जो है हम आप कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सब्जी बेच रहे हैं, कुछ गाड़ी, कुछ झाड़ू लगा रहे हैं बाहर सड़कों पे। तो किसी ना किसी तरीके से हमने तो अपने पेट चलाना ही है, क्योंकि हमारे मतलब पीछे घर वाले भी हैं, उनको भी चलाना है, खाना खिलाना है। तो कम से कम अगर हम 100-200 रुपए दिन में कमाएंगे तो हमारा घर चल सकता है। तो सुनने में आया जो बाकी 3 कॉलेज, जो 5 कॉलेज जो हैं जिसमें आप जो है रिक्रूट हुए थे, बाकी 3 कॉलेज में जो स्टाफ अभी काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ही क्यों इतना नाइंसाफी हो रही है? हमें पता नहीं है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि सरासर इनजस्टिस है, क्योंकि जम्मू डिवीजन के जो कॉलेज दो है उनको तो इन्होंने निकाल दिया। कश्मीर में अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुझे मतलब हमारे हिसाब से कश्मीर की
एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और इन कंडीशंस में खासकर जो है कोविड-19 में उनको नहीं निकालना चाहा था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शायद बोला था। बिल्कुल, हमारे पीएम साहब ने बोला था कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर को हो। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ कोई जिद है, या कोई किसी पॉलिटिशियन पार्टी को हमारे साथ कोई जिद है, तो इसलिए हमें निकाल दिया गया है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें अपना एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे ये वर्दी जहाँ जो ये डिजर्व करती हैं, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है इस वर्दी के साथ। तो आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो, और क्या आपकी रिक्वेस्ट है लास्ट में? गवर्नमेंट को हमें इस वर्दी से बिल्कुल प्यार नहीं है। अच्छा, शायद हमें गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब ये वर्दी इसी काम के लिए रह गई है, बूट पॉलिश करने के लिए। चलो, और जी शूज आप बे चप्पल सिलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी चप्पल सिलवा यार। 5 रुपए भैया, अभी मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है? अभी बहुत सारे जूते चप्पल पड़े हैं, आप शाम को आ जाना 5 बजे, ठीक है? 5 बजे मैं आपको तैयार करके आऊंगा, ठीक है? और जी बूट पॉलिश। अच्छा, आपका क्या कहना है इस बारे में? बस यही चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिल जाए। हमें 1 महीना हो गया यहाँ पे स्ट्राइक पर बैठे हुए। यहाँ पर ये बोलते हैं कि लड़कियों को प्रोटेक्शन दी जाए, लड़कियों को ये की जाए। इनको दिख नहीं रहा कि 1 महीने से लड़कियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम स्टाफ भी है, वो लोग रोजे रख के भी यहाँ पर पूरे दिन रात भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पर है। तो गवर्नमेंट क्या देख नहीं रही है इन लोगों को? ऐसा बात तो है नहीं कि गवर्नमेंट तक बात पहुंची नहीं है। वो देख के भी, सुन के भी अनसुना करना चाहती है। उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें एक्सटेंशन दे दी जाए। ये टर्मिनेट कब किया गया आपको यहाँ से? सर 4 अप्रैल को। अच्छा, ये सुनने में आया कि आप लोगों को जो है आज बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि घर भी नहीं जा सकते हो, यहाँ से अर्निंग भी नहीं है, जॉब से निकाला गया, तो आप लोग इस पे मजबूर हो गए हो ये काम करने के लिए। सर इन्होंने पहले हमें बोला था कि आपको एक्सटेंशन, आप काम करो कंटिन्यूसली, आपकी एक्सटेंशन ऑन द वे है, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो जब हम रिटर्न में मांगने गए उनसे, तो फिर उन्होंने सीधा हमें टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया। अब हम क्या करें? ना इन्होंने हमें सोर्स दिया कि कोई आप घर जाओ, इन्होंने सीधा बोल दिया कि डायरेक्ट घर चले जाओ। कैसे जाना है हमने घर? क्या लेके जाना है घर पे? अच्छा, कोई प्री नोटिस मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मैम, बस एकदम। अच्छा, आप लोग ड्यूटी पे थे उस टाइम? बिल्कुल ड्यूटी पर थे। हम सुबह आए थे सर से बात करने के लिए, इन्होंने हमें रोस्टर बनाया था। हम सुबह ड्यूटी देने, अपनी मॉर्निंग ड्यूटी देने आए थे, तब हम इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया, टर्मिनेशन दे दिया। ऐसे जैसे आप लोगों ने जो है प्रिंसिपल सर से बात की है, क्योंकि और यहाँ से एक तरफ उस नोटिस पे ये भी लिखा था कि इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 years, तो बाकी कॉलेज में वो कंटिन्यू काम करते हैं, तो आप लोगों को एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया? वैसे जो सेम SRO पे GMC जम्मू और GMC से ये श्रीनगर में भी काम करते हैं इसी SRO पे। एडवाइजर सर आए थे, तब हमने उनसे बात की थी, उन्होंने सीधा बोल दिया था हमारे ऊपर कि उनका पॉलिटिकल अप्रोच है, इसलिए उनको टर्मिनेट नहीं किया गया। तो हमारे पास इतनी कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, तभी हमें यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। चलो, उम्मीद करते हैं कि जो है आला हुकाम तक ये बात पहुंचे और जल्द से जल्द जो है आप लोगों को रिवोक किया जाए, क्योंकि सरासर जो है इस वर्दी के साथ नाइंसाफी है। ये वेल डिजर्विंग है, जो लोगों को जो है केयर करते हैं, इन कोविड कंडीशंस में जो है फाइट करते हैं। आप जो है कोविड फाइटर हो, मगर यहाँ पे जो है टोटली इसका जो है अपोजिट दिखाई दे रहा है। ये सरासर जो है नाइंसाफी है, बिल्कुल इस प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी है। जहां से हम देख सकते हैं फ्रंट लाइन वेरियर्स है, रोड पे बैठा के रखा है इन लोगों को। इन्होंने कम से कम थोड़ा सा यहाँ पे किसी न किसी जो हमारे मंत्री को, किसी नेता को आना चाहिए था देखने के लिए। ये अपने बच्चों की हाल, ये भी क्या जो है बेटियां हैं, ये भी जो है अपने चलो ठीक। 5 रुपए पॉलिश। ओके भाई। भैया यहाँ से भी करा लो, मेरे से भी करा लो भैया, यहाँ से भी करा लो, यहाँ से भी करा लो भैया। में कर रहे हैं ना इसलिए। मैं भी सस्ते से करूँगी भैया, यहाँ से करा लो। 5 रुपए का है, यहाँ से करा लो भैया।
यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम पिछले 30 दिन से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा जो SRO 24 था वो 30 दिन पहले हमें टर्मिनेट किया है यहाँ से। नहीं, वैसे आप पॉलिस से काम चलेगा आपका। और क्या है, नहीं, यहाँ तक पहुँच गए आप। अप्रैन पहन के आप तो यही करना है। अप्रैन पहन के आप तो यही करना है। हमारे पास रोजगार नहीं, तो क्या इससे गुजारा हो पाएगा आपका? और क्या हो जाएगा, वो यही तो हमारा गुजारा है। अब तो यही इसी से गुजारा करना होगा। रोजगार तो हमारा छीन लिया ना हाँ, इन्होंने। जो हम रोजगार- करते थे वो छीन लिया। रोजगार अब तो क्या छीन करेंगे लिया हम? उन्होंने। जूते पॉलिश अब क्या करेंगे, करेंगे? दिहाड़ियाँ लगाएंगे, सब्जी बेचेंगे। अब क्या कोई कहना option चाहते तो हैं है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे आप? पास। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही कहना कि चाहते हैं शर्म करो कुछ, पढ़े शर्म लिखे- करो। हम पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे पास डिग्रियां है, हमारे पास क्वालिफाइड है, हमारे पास। मैंने खुद MSc नर्सिंग किया है। हम लोग MSc नर्सिंग तो किया है। शर्म करो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। प्रोफेशनल्स थे हम लोग, डिग्री होल्डर्स थे। आज जूते पॉलिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये विजुअल्स आप देख रहे थे, ये वो एम्प्लॉई थे जो जिनको टर्मिनेट किया गया हुआ है और जो अपनी प्रोटेस्ट का तरीका जो उन्होंने अपनाया हुआ है वो इस लॉकडाउन के चलते हुए भी प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखे हुए हैं। तो नाज़रीन, इस पर मैं बात करूंगा कि इस वक्त कोरोना की जो महामारी है इसके देखते हुए अगर बैरून ममालिक की भी हम बात करें तो वहां भी जो डॉक्टर्स का अमला है, जो डॉक्टर रिटायर हो गए हुए थे, उन्हें भी दोबारा से सर्विस में लाया। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन लाया, क्योंकि उनको भी एक सिपाही बना के कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जिला राजौरी और जिला सांबा के अगर मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो इन लोगों को टर्मिनेट क्यों किया गया है, ये सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी और मरकजी सरकार पर भी। बात अगर हम करें कि वैली में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके जो वो एम्प्लॉय हैं वो जूं के तू हैं, लेकिन जम्मू के साथ फिर कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है। तो क्या इसी पे अगर मैं ये बात भी करूंगा, आर्टिकल 370 और 35A की को खत्म करने के बाद डोमिसाइल का जो नफाज वो लाया गया, फिर विद इन डेज ड्रामेटिकली जो डोमिसाइल को चेंज किया गया, उसमें अमेंडमेंट की गई। फिर उसके बाद अगर देखा जाए एक और ड्रामा हुआ है कैट का। कैट को भी एक दिन लाया और दूसरे दिन चेंज हुआ। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेलियर है सरकारों का, कोई इनके जो मोहतबर जराया हैं वो नहीं है। तो लिहाजा SRO 2024 की अगर मैं बात कर रहा था तो एक एडवोकेट हैं समीना कोसर, उनकी एक स्टेटमेंट है जो इनके हक में, वो आप मुलाहिजा फरमाइए। फिर माई सेल्फ समीना कोसर। मैं आज आप सबका ध्यान या मैं आपको कुछ याद करा दूं, वैसे आप भूले तो नहीं होंगे। जब ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन हमारे यहाँ शुरू हुआ था तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने दो चीजें कही थी कि हमें यूनाइट होकर इससे लड़ना पड़ेगा। बेशक ये इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमें एकजुट होकर ही हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि उस वक्त ये कहा गया था कि जो हमारे वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारी खाकी है, जो हमारे ये जो मेडिकल स्टाफ हैं, ये इनके लिए अपलॉड किया गया था, इनको बहुत ज्यादा सराहा गया था। एक इनके लिए जो है तालियां बजाई गई थी, उसके बाद दिए जलाए गए थे। तो ये इनको मतलब कि एक इनके लिए, इनको बूस्ट अप करने के लिए था ये जो भी इन्होंने कहा था। पर मुझे अफसोस है कि क्या सच में आप हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, इनको सराह रहे हैं? क्या सच में आप इनको एक अच्छा मानते हैं, इनको इतना कैपेबल मानते हैं, या इनको इस कैटेगरी में रखते हैं कि ये बहुत काबिल हैं? तो ये मेरे को लगता है कि शायद ये बायसनेस हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आपने कहा कि तालियां बजाई जाएं, इनको सराहा जाए, दिया जलाया जाए पूरे हिंदुस्तान में, उस ही दौरान में अभी हमारा कोरोना वायरस का पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, इस दौर से हम गुजर रहे हैं।
तो हम देख रहे हैं जो हमारे SRO 24 के जो विक्टिम्स हैं वो सामने आए। इस वक्त जो हमारा रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ था उसे ड्यूटी पे वापस बुलाया गया, लेकिन साथ ही में हमने ये देखा कि जो SRO 24 के जो हमारे मेडिकल स्टाफ है वो एक इससे विक्टिमाइज हुआ है, उनको टर्मिनेट किया गया और वो अभी तक हंगर स्ट्राइक पे बैठा गया है। क्या उनको तालियों और दियों की जरूरत थी? क्या सच में उनको इस तरह से उनको जो है बूस्ट अप किया गया? अगर वो सच में इनका अच्छा चाहते हैं तो इनके लिए एक अच्छे लॉज बनाए जाएं, इन्हें इस तरह से खजल मत किया जाए। ये कितने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, इन्हें सुना नहीं जा रहा है। क्या सच में तालियों और दिए से ही हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि ताली और दिया बजाने से हमने हमारे मेडिकल स्टाफ को एक अच्छी मुकाम पे रखा या कुछ भी? मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है कि जब आप इनके लिए अच्छा लॉ नहीं बना सकते हैं, इनको खजल कर रहे हैं, तो तालियों की और दियों की क्या जरूरत? क्या सच में तालियां और दिए से ही इनकी वेलफेयर होना था, या सच में इनके लिए एक अच्छे लॉज या इनको सुना जाए? इस टाइम ये इतने ज्यादा परेशान हैं, वहां रजौरी में ऐसे हालात आ गए हैं कि वो जो हमारे मेडिकल स्टाफ है वो बूट पॉलिश करके प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या वो तालियां और सच में दियों के ही मोहताज थे? क्या उनके लिए अच्छे लॉज नहीं? क्या उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है इस टाइम पे जब हमारे यहाँ पे जो ये वॉरियर्स लड़ रहे हैं? आप उनको इस तरह खजल कर रहे हो कि आप उन्हें सुन भी नहीं रहे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि उन्हें सुना जाए, उनके लिए एक अच्छे लॉज बनाए जाएं। इस टाइम पे हमें उनकी बहुत जरूरत है, ना कि उनको हमारी तालियों की और दियों की जरूरत है। शुक्रिया। हाँ नाज़रीन, ये देखा आपने SRO 24 को। तो और आज की कड़ी में अगर मैं बात करूं आपके साथ, कल के रोज में सुरनकोट के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एक्स व्यापार मंडल प्रेसिडेंट भी थे और अजहर मनास जो फिलहाल जो वहाँ काउंसलर हैं म्यूनसिपैलिटी में, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुहार लगाई है कि आप जो दुकानें हैं उनको खोलने का एक टाइम दिया जाए। जैसे एसेंशियल सर्विसेज की हम बात करें, वो दुकानें जो हैं वो खुलती हैं, और दूसरी जैसे मनियारी की दुकान हैं, करियाने की हैं, उसके बाद कपड़े की हैं, बूटों की दुकानें हैं, और भी काफ़ी किस्म का जो बिजनेस है लोगों का, तो वो दुकानें जो वो भी खुलनी चाहिए। 19 यानी कोरोना वायरस को चलते तकरीबन 43 दिन जो है हो चुके हैं। मैं इस मौका पर अवाम सुरनकोट की तरफ से, बिलखुसूस जहाँ पर 1.5 लाख की आबादी की तरफ से मकामी हुकूमत का, यहाँ की इंतज़ामिया का, डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया का शुक्रिया करता हूँ, और बिलखुसूस अवाम सुरनकोट का कि जिन्होंने यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा और यहाँ पर जो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई उसके ऊपर पूरा जो है उन्होंने जो है ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आज जो 14 दिन की एक्सटेंशन जो हुई है, जो लॉकडाउन जो है बढ़ाया गया है, इस मौका पर मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट फेज़ के अंदर जितनी भी दुकानें थी तमाम दुकानें जो है वो बंद रखी, तमाम दुकानदारों ने जो है गाइडलाइन को फॉलो किया और इंतजामिया का साथ दिया। सेकंड टाइम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रिलैक्सेशन दी गई, चाहे वो करियाना शॉप्स हों, फ्रूट मर्चेंट हों, मिल्क की दुकानें हों, या दूसरी दुकानें हैं चिकन्स की, वो खोली गई, उसके लिए भी मखसूस टाइम रखा गया, उसके लिए भी मैं इंतजामिया का शुक्रिया करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को यहाँ पर मिली है, यहाँ पर 1400 के करीब दुकानदार जो है यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, जिसमें सिर्फ से 30 या 35 दुकानें यहाँ पर खुलती थी। मैक्सिमम ट्रेड्स जो है वो यहाँ पर बंद है, चाहे वो शूज़ मर्चेंट हो, रेडीमेड्स वाले हों, क्लॉथ वाले हों, और मोबाइल जो शॉप्स हमारी हैं, बर्तन वाले हैं, ऐसे कई किस्म के मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं, कॉस्मेटिक्स हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं, ये दुकानें जो है 45 दिन से दुकानें बंद हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो दुकानें बंद हैं, मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग जो हैं दुकानें हैं, तकरीबन कोई छोटी छोटी दुकान जिसके अंदर 5 या 7 लाख का सामान होगा, और वो दुकानें जो हैं, मैक्सिमम दुकानें जो हैं वो इंश्योर हैं या उसके ऊपर लिमिट के जो है वो केसेस बने हुए हैं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब राहुल यादव जी से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो लॉकडाउन 3 तारीख तक है, और 3 में जो उसके बाद जो एक्सटेंशन जो नया लॉकडाउन चलना है, उसके लिए तमाम दुकानदारों को छूट दी जाए, उसके लिए टाइम की फिक्सेशन हो, लेकिन हर दुकान जो है वो खुलनी चाहिए, क्योंकि 45 दिन से दुकानें बंद से ये हुआ कि दुकानों के अंदर जो है जितना माल था वो नुकसान हो गया। आपको पता है कि चूहा जब चला जाता है तो
उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसी तरह 2 महीने से हमारे दुकानदारों के किराए जो हैं वो सर पे पड़ गए हैं। 20-20 हज़ार रुपये से किराया जो है वो दुकानदारों के सर पे है, और मिडिल क्लास लोग जो है, जो दुकानदार हैं, इस वक्त सख्त मजबूर हैं। मेरी इंतजामिया से ये गुजारिश रहेगी कि जो जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का ग्रीन जोन है इसको ओपन कर दें, ताकि ये तमाम जो व्यापारी लोग हैं ये अपना काम कर सकें। साथ साथ आज की कड़ी में मैं बात करूंगा नाज़रीन अखनूर से। अखनूर के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल की है। जो सैनिटाइजेशन टनल जो है उन्होंने फ्री वहाँ 2 जगह पे लगाए हैं। एक अखनूर पुलिस स्टेशन के अंदर लगाया है और दूसरा हॉस्पिटल के अंदर। ये एक बड़ा अच्छा और अहम फैसला इन्होंने लिया है, क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने ही खर्चे पे ये लगवाए हैं। ये स्टार्ट नहीं है, तो यहीं पे उसको बंद करें, यहीं पे बाइट ले लेंगे, बाइट यहीं पे ले लेते हैं। वीडियो जो आजकल कोरोना वायरस की एक महामारी चल रही है यहाँ पे, तो उसी को देखते हुए आपने यहाँ पे एक इसको हम सैनिटाइजर सुरंग भी बोल सकते हैं। तो किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में आएंगे, किस तरह से इसके बीच से गुजरेंगे और ये किस तरह के कार्य ये करती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अखनूर जो आपका टाउन है, सिर्फ इसके अंदर ही 8 नाकाज़ हैं हमारे, और पुलिस स्टेशन की जितनी भी हमारी नौकरी है, इसके साथ ही हमारे पास CAPF की 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है, यहाँ पे अपने मेरे ऑफिस में ही स्टे कर रही है उसके कॉम्प्लेक्स में। एक कंपनी हमारे पास और है जो कि संग्रहणी में ऊपर रह रही है। जो भी नाकाज़ के लिए हमारे जवान या अफसर जाते हैं यहाँ से, इस बात का आपको अंदाज़ा है, मालूम भी है, आप खुद काफ़ी टाइम से बाहर फील्ड में हैं, कि वो लोग डायरेक्ट टच में आते हैं ऐसे लोग जो कि बाहर से आ रहे हैं। जब आप चेकिंग कर रहे हैं, किसी को स्टॉप कर रहे हैं, आप किसी के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो उनकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। दे आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुबे साहब हैं हमारे यहाँ पे, इन्होंने आगे वॉलंटियर होके ये चीज़ को प्रपोज की कि हम एक ऐसा कार्य करना चाहेंगे कि जिसके साथ जो हमारे पुलिस वॉरियर्स हैं उनकी जंग को बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं उसमें, तो उनके लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये आइडिया सारा क्रेडिट में नहीं करूँगा, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो इस आइडिया को आगे लेके आगे आए और मीडिया के थ्रू ही ये चीज़ आई। मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा आपको, उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम इस चीज़ को सेटअप करेंगे। चाहे थोड़ी सी देर हो चुकी है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन जो है अभी कंटिन्यू रहेगा। अब जो रिस्क है, हम उसको कभी भी ये चीज़ नहीं कह सकते कि रिस्क कम हो गया है। जो हमारे स्टैंडर्ड भाई बहन हैं जो हमारी स्टेट से बाहर हैं, या हमारी स्टेट से पूरी कंट्री के जो जोन्स बनाए हैं, जैसे आपने देखा कुछ रेड जोन्स हैं, कुछ ग्रीन जोन्स हैं, कुछ ऑरेंज जोन्स हैं, और जो रेड जोन्स हैं उसमें जो संभावना है इन्फेक्शन की वो ज़्यादा है। तो वहाँ से भी जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सारे मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ट्रांसमिशन के चांसेस अभी भी बिल्कुल हैं। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डिसीजन टू एक्सटेंड इट फॉर 2 वीक्स। नाउ अभी जो बनी है उसमें वो बैक्टीरिया कितने % इसको हम सुरक्षित मान सकते हैं? 100% इसके नीचे निकलेगा तो सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि इसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस पुलिस के लिए इसलिए है कि पुलिस वाला जब भी आएगा वापस, उसने आके अपनी यूनिफॉर्म उतारनी है। सो एटलीस्ट जो बंदा इससे पास होके आ रहा है, तो जो आपका फ्यूमिगेशन है, जो भी जो नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम में आज का दिन का हाल जो आपने देखा है, कुछ मुल्क से भी खबरें थी, कुछ जम्मू कश्मीर और जम्मू के अंदर की भी खबरें थी। तो मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा दूसरे प्रोग्राम में। अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। खुदा।